तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज हम लोग जीके की इस क्लास में रेलवे और एसएससी द्वारा लगातार पूछे जा रहे टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस वीडियो में न सिर्फ क्वेश्चन आंसर बल्कि हर प्रश्न से संबंधित आवश्यक जानकारी भी आपको साथ ही साथ देते चलेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद कर सकें। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि 2024-25 में पूछे जा रहे क्वेश्चंस का स्तर आपको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का आरंभ कब हुआ? इस उदारीकरण शब्द को एक बार समझ लेते हैं। उदारीकरण का मतलब है नरम पड़ जाना, उदार हो जाना या फिर नियमों में थोड़ा सा ढील दे देना। तो ये मतलब होता है उदारीकरण का। देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई सन 1991 के बाद से शुरू हुआ। इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू की गई थी। इस दौरान भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे और सरकार द्वारा लगाए गए कई प्रकार के लाइसेंस, कोटा आदि को हटाने का काम किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई सन 2017 में। देखिए, भारत में जीएसटी 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुई। यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसे एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर लागू किया गया था। सन 2016 में संसद में इसे पारित किया गया और तब ये 101वां संवैधानिक संशोधन बना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये संख्या 15 है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूएन बोलते हैं, उसकी सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें कुछ अस्थायी सदस्य हैं और कुछ अस्थायी सदस्य हैं। देखिए, अस्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है और अस्थायी सदस्य इनका चयन महासभा द्वारा क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है और इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से बदल दिया गया है। इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, भारत में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके खेल प्रदर्शन में उत्कृष्टता और योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सन 1991-92 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड पर पहुंचा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। देखिए, चीन सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड, जिसे चंद्रमा का वह भाग कहा जाता है जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, उस पर पहुंचने वाला यह प्रथम देश है। इनके मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, इनके मिशन का नाम है चांग-ई 4 और इसको इन्होंने दिसंबर 2018 में लॉन्च किया था और ये 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा पर उतर गए थे। तो याद रखेंगे कि चंद्रमा की डार्क साइड पर पहुंचने वाला प्रथम देश चीन है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान कौन सा है? तो इसका नाम है तेजस। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान तेजस है। इसकी परियोजना की बात करें तो ये 1980 के दशक में शुरुआत हुई थी इसकी, और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसने अपनी पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को भरी। तो तेजस हमारा स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका नाम है माउंट एटना। ये सिसिली, इटली में पड़ता है। देखिए, सिसिली एक द्वीप है जो इटली के अंदर है। यह ज्वालामुखी लगभग 5 लाख वर्षों से सक्रिय है। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सन 2013 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? देखिए, सती प्रथा के उन्मूलन में ब्रह्म समाज का बड़ा रोल माना जाता है, लेकिन उस समय तत्काल में इसका विरोध किसने किया था उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका नाम था धर्म सभा। देखिए, धर्म सभा की स्थापना सन 1829 में राधाकांत देव द्वारा की गई थी। 1829 में सती प्रथा पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इसने प्रचार किया था। ब्रह्म समाज सामाजिक और धार्मिक सुधारों का समर्थन करता था, जबकि ये धर्म और परंपरागत रीति रिवाजों को बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ पर हुई? तो ये 1882 ईस्वी मद्रास में हुई थी। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, भारत में स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य केंद्र है।
जो 1882 में स्थापित किया गया था। इसे थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय शाखा माना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य अध्यात्म ज्ञान, धर्म, दर्शन और विज्ञान के बीच में समन्वय स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक संगठन था, जिसकी स्थापना सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने 1873 में नासिक, महाराष्ट्र में की थी। इसका उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह और अन्य प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था और समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? यानी समुद्र के साथ में सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसके तट रेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। यहाँ पे कुछ प्रमुख बंदरगाह भी हैं, जैसे मुंद्रा हो गया, कांडला हो गया, सोमनाथ हो गया और लुथरन। गुजरात में ये 4 प्रमुख बंदरगाह भी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। वह बौद्ध दर्शन के महान शिक्षक थे और महायान संप्रदाय के शून्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। नागार्जुन ने शून्यवाद के सिद्धांत को स्थापित किया, जिसके अनुसार सभी वस्तुएं, घटनाएं अपने आप में किसी अस्थायी अस्तित्व में रहती हैं। यह विचार बौद्ध दर्शन में अस्तित्व और शून्यत्व के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो सम्राट हर्षवर्धन को। सम्राट हर्षवर्धन को सम्राट अशोक के समान धार्मिक और सामाजिक सुधारों के कारण सम्राट अशोक के बाद एक महान शासक माना जाता है, इसीलिए इनको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया और उस समय उनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। हर्षवर्धन ने धर्म, शांति और शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो अशोक के समान ही था, जिनकी नीतियां भी सामाजिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर झारखंड हो जाएगा। देखिए, भारत में धातु का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये झारखंड है। इसमें लोहा, कोयला आदि की बड़ी बड़ी खदानें हैं। यह राज्य स्टील और अन्य धातुओं के लिए भी जाना जाता है। झारखंड में और भी कई प्रकार के खनिज मिल जाते हैं, जैसे कॉपर, बॉक्साइट और मैग्नीज। इस प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? यामा महादेवी वर्मा की एक काव्य संग्रह है, जो सन 1936 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में जीवन, मृत्यु, प्रेम और संसार के सत्य के बारे में गहरी विचारधाराएं व्यक्त की गई हैं। यामा महादेवी वर्मा की आध्यात्मिकता और भावात्मक गहराई को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। यह क्षेत्र सन 1950 से 1972 तक नेफा के नाम से जाना जाता था। सन 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से स्थापित किया गया। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी सन 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो नेफा अरुणाचल प्रदेश का ही पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। देखिए, सुएज नहर मिस्र के अंदर है। यह नहर एशिया और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग को छोटा करती है, जिससे व्यापार और परिवहन में काफ़ी सुविधा होती है। इससे जहाज बिना अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर यात्रा किए सीधे एक महासागर से दूसरे महासागर तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून सन 1939 ईस्वी में करी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज करने के उद्देश्य से किया गया था, खासकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को पुनः सक्रिय करने के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सैन्य संघर्ष को प्रोत्साहित करना इस ब्लॉक का प्रमुख कार्य था। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। देखिए, भारत अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है। भारत विश्व के कुल अभ्रक का लगभग 60% अकेले ही देता है। भारत के अंदर की अगर बात करें तो झारखंड, राजस्थान, बिहार आदि प्रदेशों में अभ्रक का उत्पादन होता है। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बिजली उपकरणों, पेंट, कागज आदि उद्योग में होता है, क्योंकि यह एक उत्कृष्ट विद्युत इंसुलेटर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि का। देखिए, शनि का औसत घनत्व सबसे कम है। शनि का औसत घनत्व लगभग 0.687 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जो पानी के भी घनत्व से कम है। शनि गैसों से भरा एक ग्रह है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी मात्रा में पाई जाती है।
इसका हल्का घनत्व इसे पूरे सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह बना देता है। इसी कारण शनि ग्रह पानी में भी तैर सकता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है। तो यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रेलवे एसएससी द्वारा बार बार पूछे जा रहे प्रश्नों को कवर किया। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।